नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन को अपन जनरली कोई भी किसी भी तरह की फिजियोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली पढ़ते हैं। करेक्ट, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी के अंदर और पैथो के अंदर जनरली पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो जो आयरन एब्जॉर्प्शन है, आयरन की जो डिफिशियंसी होती है वो मोस्टली फीमेल के अंदर जनरली होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो डाइटरी की अगर बात की जाए तो डाइट की फॉर्म में दो तरह से आयरन हमें प्रोवाइड्स होता है, एक हीम आयरन्स और एक नॉन हीम आयरन्स। करेक्ट, हीम आयरन की अगर जब भी बात करते हैं तो ये चार तरह के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। इसके बीच में ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर से मैंने शो किया है ये एक एफी मॉलिक्यूल्स है। और ये नॉन हीम आयरन्स है जो एक इनऑर्गेनिक नॉन हीम आयरन्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का आयरन्स मॉलिक्यूल्स है जिसको जो Fe3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको मैं एक डॉट से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली हमारे एक इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है और इंटेस्टाइनल का भी हमारा जो ड्यूडेनम पार्ट्स हैं उससे जनरली एब्जॉर्ब होता है। तो ये मैंने एक ड्यूडेनम एपिथेलियम सेल बनाई है और इसके अंदर मैंने सबसे पहले कहा कि ये कोई भी किसी भी तरह के डोडेनल एपिथेलियम और ये हमारा विलाई बनाई है मैंने इस स्ट्रक्चर से, जो एक जिगजैग के फॉर्म में है, ये एक विलाई है। और विलाई के बीच में भी ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से मैंने जो एक सर्कल्स स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसकी मदद से जो कोई भी किसी भी तरह के जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे जो लूमेंस है, ये बाहर की तरफ लूमेंस है, तो लूमेंस हमारे एक इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम सेल के अंदर जनरली जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आयरन है वो एक Fe+3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो Fe+3 फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाता, वो हमारे उसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होगा तो वो एक Fe+2 एक फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फेरिक है, इक है, इसलिए मैंने लिख दिया IC, और यहाँ फेरस फॉर्म है, अब OUS लिख दिया। तो ये रिडक्शन हो रहा है फेरस मॉलिक्यूल्स का। Fe+3 है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिडक्शंस के लिए कुछ प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक है साइटोक्रोम बी और एक है STIP3। करेक्ट, ये दो तरह के प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो मदद करता है Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ अदर्स फैक्टर भी है जो एक प्रमोट्स करते हैं इसको, वो है जैसे कोई भी किसी भी तरह का एसिड, सबसे पहला। सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड है मीट, जो हम नॉन वेज खाते हैं, उनसे क्या होता है कि एसिड का सेक्रेशन बढ़ता है। और जाहिर सी बात है कि अगर एसिड इसको प्रमोट करता है तो जाहिर सी बात है कि बेस इसको इनहिबिट्स करता होगा। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इस जो फर्स्ट जो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहाँ से हीम आयरन से वो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे सेल्स के अंदर। और यहाँ ये जो मैंने ये बनाया है, ये दूसरा तरह का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ से जो एक नॉन हीम आयरन से जो Fe+2 मॉलिक्यूल्स है, वो पहले शुरू में तो क्या था, Fe+3 था, वो तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता सेल के अंदर, तो वो उसका रिडक्शन होता है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है फेरस के अंदर, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सेल के अंदर। जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी भी तरह का जो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो फर्स्ट जो एक हीम आयरन से हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए एक जो प्रोटीन्स का जो नाम है वो हीम कैरियर प्रोटीन्स होता है, SCP फर्स्ट, जो मैंने मेंशन कर दिया है ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से। और जो एक Fe+2 फेरस आयंस है जो हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं अपन डाईमेटर ट्रांसपोर्ट DMT फर्स्ट। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये हमारे सेल के अंदर चल गया, तो दो तरह के पाथवे हैं इसके पास, सेल के पास अंदर जाने के बाद, या तो ये हमारे सेल्स के अंदर स्टोर हो जाए या कोई भी किसी भी तरह के, या ये ट्रांसपोर्ट हो जाए हमारे सेल से। मान लो ये हीम आयरन है जो एक, या तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर ये एक स्टोर हो गया, हो जाता है। करेक्ट। और जो स्टोर होता है वो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह है कि जो फेरस आयंस है ये भी या तो स्टोर हो जाए या हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाए सेल से।
करेक्ट, और सेल से ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारे ब्लड के अंदर जनरली जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो फेरेटिन की अगर जभी भी बात करें तो ये फेरेटिन है, ये स्टोरेज फॉर्म है कोई भी किसी भी तरह के आयरन मॉलिक्यूल्स की, बट इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो एक लिमिट होती है उसकी, एक 2 से 4 डे होती है। उसके बाद में ये हमारा अगर जाहिर सी बात है कि फेरेटिन मॉलिक्यूल जो स्टोर है आयरन मॉलिक्यूल्स, अगर ये ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे सेल से कहाँ लूमेंस की तरफ आएगा, इसलिए मैंने ये जो एरो बनाया है लूमेंस की तरफ बनाया है। तो जनरली मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लाइफ स्पैन 2 से 4 डे होती है, और उसके बाद में म्यूकोसस लाइनिंग सेट इनटू गट्स, उसके बाद में वो जो हमारा सेल है वो लूमेंस की तरफ आ जाता है, जनरली शेड कर देता है। उसके बाद में जो फेरेटिन मॉलिक्यूल्स है वो फेरेटिन कर्टेन्स हो जाता है, मतलब कर्टेन तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर सेल्स लॉस डिग्रेड हो जाता है, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई तो स्टोर जो आयरन है वो भी कम हुआ होगा, और ये जो फेरेटिन मॉलिक्यूल्स है जो स्टोर फॉर्म है आयरन्स की, ये अभी लॉस हो जाती है और उसके बाद में हमारे फेकस के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरी बात है कि जो फेरेटिन मॉलिक्यूल्स जो आयरन स्टोर होता है वो 2 तरह की फॉर्म में स्टोर होता है, या तो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होगा या कोई भी किसी भी तरह के हीमोस्टेरिन की फॉर्म में स्टोर होगा। हीमोस्टेरिन क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर बहुत सारे तरह के फेरेटिन मॉलिक्यूल्स आपस में स्टोर हो जाता है, बहुत सारे तरह के आयरन मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाता है, तो वो एक फेरेटिन से एक हीमोस्टेरिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो ये यहाँ से ये कन्वर्ट ये हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं स्टोर की फॉर्म की तो बात कर ली मैंने, अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में। मैंने कहा था कि हीम है या तो ट्रांसपोर्ट हो जाए या हमारे स्टोर हो जाए, उसी प्रकार उसी तरह है कि जो फेरस आयंस है जो नॉन हीम आयरन है ये भी या तो स्टोर हो जाए या हमारे ब्लड को चला जाए। अगर ब्लड को चला जाता है तो उसके लिए यहाँ एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको फेरो प्रोटीन्स फर्स्ट बोला जाता है, करेक्ट। और उसके बाद में ये आयरन मॉलिक्यूल्स हमारे सेल से बाहर ब्लड के अंदर चला जाता है, करेक्ट। और उसी प्रकार और उसी तरह है कि यहाँ पे तो मैंने पढ़ा था कि जो नॉन हीम आयरन्स है वो इनऑर्गेनिक आयरन्स जो Fe+3 से Fe+2 में Fe3 में से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वो हम Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जो Fe+2 गया ये यहाँ पे ये क्या करता है कि Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर Fe+3 प्लाज्मा है, ब्लड बोलो या प्लाज्मा बोलो बात एक ही है। तो Fe+2 से Fe+3 के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो आयरन्स है वो Fe+3 के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो Fe+3 के अंदर यहाँ पे ये होएगा, जनरली कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो वहाँ पे रिडक्शन के लिए एक साइटोक्रोम बी और एक STP3 रेस्पॉन्सिबल था, और कुछ अदर प्रमोटिंग फैक्टर भी थे। और यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल होता है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो है कोई भी किसी भी तरह के हिस्टीन और सीरोप्लाज्मिन, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सीरोप्लाज्मिन की अगर जभी भी बात करते हैं तो सीरोप्लाज्मिन क्या होता क्या है कि जो सीरोप्लाज्मिन का अगर क्लिनिकल अगर बात करूँ तो जब हम विल्सन डिजीज़ पढ़ते हैं तो विल्सन डिजीज़ के अंदर जो कॉपर का जो कंसंट्रेशन कॉपर कंसंट्रेशन जो एंजाइम्स है अगर उसकी डिफिशियंसी कॉपर अगर उसके अंदर विल्सन डिजीज़ के अंदर सीरोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है, और जो सीरोप्लाज्मिन है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स है जनरली, करेक्ट। और ये उसके बाद में सीरोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है विल्सन डिजीज़ के अंदर। और ये जो हेपेस्टीन और जो सीरोप्लाज्मिन है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी, मतलब ऑक्सीडेशन एक्टिविटी करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं ये जाहिर सी बात है कि ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहा होगा। जब ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक गाड़ी होती है, जनरली उसको बोला जाता है एक ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ट्रांसपोर्टिंग एक तरह की गाड़ी है, एक कार है जिसके अंदर 2 सीटर है ये कार, जिसके अंदर ये फेरेटिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड हो जाता है, रेड कलर से मैंने शो कर दिया है, और वो इसके अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है जनरली। जब यहाँ से सर्कुलेट करता है ट्रांसपोर्टिव तो इसकी 2 तरह की फॉर्म होती है, या तो कोई भी किसी भी तरह के ये हमारे बोन मेरो के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, और जब बोन मेरो के अंदर जो ट्रांसपेरेंट बोन मेरो के अंदर आ गया, बोन मेरो के अंदर आ जाने के बाद ये एक एरिथ्रोसाइट प्रिकसर आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। बट आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन होती है, 120 डे होती है। उसके बाद में आरबीसी नष्ट हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाता है, आरबीसी का लॉस हो जाता है, और उसके बाद में ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारी ट्रांसफेरेटिन के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में दूसरी फॉर्म है
या तो हमारे जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो रेटिकुलर सेल है, अब दूसरी बात ये है कि जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टोर हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की फॉर्म में स्टोर होता है। एक हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है, एक हमारी स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है, और एक हमारी बोन मेरो के अंदर स्टोर होता है। तो जब ये ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन जो हमारे लिवर के अंदर, हमारे स्प्लीन के अंदर स्टोर हो जाता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर है ये जनरली, जो एक यहाँ पे एक फेरेटिन की एक्टिविटी ये करता है, फिर मतलब यहाँ पे स्टोर हो जाता है। या तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया या ये स्टोर हो गया, करेक्ट। दो तरह की फॉर्म है इसके पास भी, इनके पास भी दो थी, या तो स्टोर हो रहे थे या ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। उसी प्रकार ये तो हमारी सेल की बात थी, बट ये हमारे ब्लड की बात है, प्लाज्मा की बात है। या तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाए या हमारी स्टोर हो जाए फेरेटिन की फॉर्म में। उसके बाद में लिवर की अगर बात करूं तो लिवर के अंदर एक ये होता है एक हेपेस्टीन। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आयरन्स मॉलिक्यूल्स जो स्टोर फॉर्म में हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स हो जाता है। जब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो लिवर है वो लिवर तो उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है कि जो लिवर है वो हेपेस्टीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। अगर लिवर हेपेस्टीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो उससे उसकी वजह से जो फेरोप्रोटीन्स जो इनिबिट्स होएगा, और उसकी वजह से जो हमारा जो आयरन्स मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सेल से हमारे प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आयरन्स वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है। कभी कभी मान लो कि आयरन्स मॉलिक्यूल जो स्टोर फॉर्म में है वो बहुत कम स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए लिवर है वो लिवर क्या करेगी, हिपेस्टीन का प्रोडक्शन कम करेगी। हिपेस्टीन का प्रोडक्शन कम होगा तो ये फेरो जो प्रोटीन्स है ये क्या है कि कम बनेगा, और जिसकी वजह से जो वो हमारा जो आयरन्स मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सेल से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर। हेपेस्टीन की अगर जब भी बात करता हूँ, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट्स करता है जनरली। और दूसरी बात है कि ये सिंथेसिस और रिलीज कहाँ से होता है, हमारी लिवर से होता है। तो ये जो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है, ये एक आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की है मैंने, और ये सारा का सारा है ये आयरन एब्जॉर्प्शन होता है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, और अक्सर ये सभी को आना चाहिए। और उसके बाद में इसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आयरन एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर और कहाँ से होता है। जनरली आयरन एब्जॉर्प्शन लेडीज़ के अंदर जनरली मोस्ट कॉमन होता है, और उसके बाद में हमारे डोडेनम पार्ट से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मैंने पूरा का प्रोसेस बता दिया है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में है। थैंक यू।